एक बदलाव हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर, एक गौरव का भाव, अभिमान अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, और एक उत्तरदायित्व का भाव है। एनसीसी का विषय, एनएसएस का विषय, क्रीड़ा का विषय, योग का विषय, ये अध्ययन के विषय है जिसको एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर कहा जाता था। क्यूरिकुलम से बाहर है, अध्ययन क्षेत्र से बाहर, वह अब सह अध्ययन क्षेत्र है, उसको को क्यूरिकुलर बना। तो बच्चे को जो लगता था कि एनसीसी में जाकर के उसका समय बिगड़ेगा या एनएसएस में जाकर के वो क्या करेगा, इससे हासिल क्या हो, पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल होने वाला है। अब वो जान रहा है कि पढ़ाई से ज्यादा सुंदर उसका व्यक्तित्व, ज्यादा जरूरी उसका व्यक्तित्व है। उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसको सफल होने के लिए अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना है, और उसको अगर वो संवार लेगा तो जीवन में अवश्य सफल होगा। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में मैं वैशाली शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हमारे साथ हैं, आज जिनसे हम चर्चा करेंगे, जिनके बारे में हम जानेंगे, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपका बचपन, आपका फैमिली बैकग्राउंड। जी, मैं मध्य प्रदेश का ही मूल निवासी हूँ, मध्य प्रदेश में ही जन्मा हूँ। भाग्यशाली हूँ कि मालवा की भूमि पर ही जन्म हुआ मेरा। जावरा में मेरा जन्म हुआ, प्रारंभिक शिक्षा हुई, प्राथमिक शिक्षा जावरा के विद्यालय में प्राप्त की। उसके पश्चात मेरे पिता चूँकि शासकीय सेवा में थे, महाविद्यालयीन सेवा में वे प्राध्यापक थे, इसलिए उनका स्थानांतरण जावरा से झाबुआ हुआ। तो वहाँ जाकर मैंने अपनी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को पूरा किया, और झाबुआ से ही मैंने अपने स्नातक जो महाविद्यालयीन शिक्षा है उसका भी जो पहला चरण होता है स्नातक शिक्षा का, वह मैंने झाबुआ से पूरा किया। और उसके बाद फिर उच्च अध्ययन के लिए, उच्चतर कक्षा के अध्ययन के लिए एमएससी करने के लिए मैं तब जो विक्रम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, और आज जिसका वैभव बढ़ गया, जिसकी कीर्ति नाम से भी बढ़ गई है, नाम बदलने से इसकी कीर्ति में वृद्धि हुई है, ऐसे विश्वविद्यालय सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया। और यहीं विश्वविद्यालय की जो अध्ययनशाला है, स्कूल ऑफ स्टडीज इन केमिस्ट्री जिसको हम कहते थे, वो केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री हो गई है। वहाँ पर मैंने अपना स्नातकोत्तर अध्ययन किया, एमफिल भी वहीं से किया, पीएचडी भी वहीं से किया। जब आप यहाँ, जैसा आपने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, उस समय आप यहाँ अध्ययन के लिए आए थे, तब आपने सोचा था कि मैं इसी विश्वविद्यालय का एक दिन कुलगुरु बनूंगा? नहीं, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। और शिक्षक बनूंगा ये मैं जरूर हमेशा सोचता था कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, मेरे को शिक्षक बनना है, ऐसा विचार मुझे पहले भी आया कर। मतलब आपके पिताजी को देखकर आप वो पिताजी भी मेरे, हाँ, हाँ, ऐसा कहना चाहिए। अभी तक के आपकी कुलगुरु की यात्रा कैसी रही? बहुत सुंदर, अभूतपूर्व और कल्पनाओं से परे। मुझे पता नहीं था कि इतना आनंद है इस दायित्व में। पद तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पद बोलने से मुझे लगता है कि वो थोड़ा छोटा जान पड़ेगा। दायित्व की दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर यात्रा पर मैं हूँ, जिसमें अपार संभावनाएं हैं युवाओं को जानने की, युवाओं को समझने की, उनके जीवन को समझने की, उनके विचारों को समझने की, उनको जो बदलाव चाहिए उसको पहचानने की और उसके लिए प्रयत्न करने की। और एक नया विश्वास मेरे अंदर युवा पीढ़ी में जागा है यहाँ पर आकर, क्योंकि जब मैं महाविद्यालयीन सेवा में रहा लंबे समय तक, लगभग काफ़ी लंबे समय मैंने महाविद्यालय में सेवा दी, 35 वर्ष लगभग। सहायक प्राध्यापक हुआ, प्राध्यापक के पद पर भी पदोन्नत हुआ, फिर प्राचार्य का भी दायित्व मैंने संभाला, अतिरिक्त संचालक का भी दायित्व मैंने संभाला। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 11 बजे या 10 बजे समझिए कि उस यात्रा शुरू होती थी शिक्षक के रूप में, और 6 बजे जैसे बंद हो जाती है। जैसे समझिए कि कोई स्विच ऑफ कर दिया और आप शिक्षक से फिर आप अपने घर पहुंच जाते हो, आप कुछ और हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जब मैं इस परिसर में आया हूँ, तो यहाँ विश्वविद्यालय में छात्रावास हैं, बालक रहते हैं, बालिकाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे भी अगर आप जाइए तो विश्वविद्यालय में लोग आपको दिखाई देते हैं। महाविद्यालय में सन्नाटा होता है उस समय। विश्वविद्यालय जागृत है सुबह 5 बजे 6 बजे भी। कमरों में लाइट जल रही है, बच्चे कुछ दौड़ लगाने के लिए जा रहे हैं, कुछ खेल कूद के लिए जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, कुछ अपना अन्य कार्य कर रहे हैं। तो एक जागृत परिसर में मैं आया हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और ये यात्रा बहुत आनंद भी दे रही है। कैसा लगता है आपको, मतलब जब आप पढ़ाई करते थे और अभी के जो युवा हैं, दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? बहुत बदलाव है। ये जो मतलब मैं अगर अपनी अध्ययन की बात करूं तो लगभग मैं 40 वर्ष पूर्व विद्यार्थी हुआ करता था। 85 में मैंने
BSc पूरा कर लिया था, 88 में मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई। उस दृष्टि से लगभग 37-38 साल हो गए। मैं पूरी तरह से बदला हुआ एक दृश्य देख रहा हूँ। किस तरह का बदलाव देखते हैं आप इन्हें? एक उस बड़ा समय के विद्यार्थी ज्यादा अच्छे थे, इस समय के विद्यार्थी ज्यादा जागरूक हैं? नहीं, जागरूक अच्छे तो दोनों ही हैं, तब भी अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी एक फलक बड़ा है, बच्चों के सामने एक बड़ा संसार है। यह जो संचार के साधन विकसित हुए हैं, या जो ज्ञान के साधन विकसित हुए हैं, उसको आप चाहे मोबाइल नाम से कहिए, उसका हम दोष देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, उसने सकारात्मक बदलाव भी लाया है। आपको मैं बताना चाहूँ, उसके बारे में हम संकट का भी अनुभव करते हैं कि बात अब तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की होने लग गई है कि डिजिटली डिटॉक्स करने की जरूरत, जैसे इफ इट इज अ टॉक्सिकेंट, कि मोबाइल जो है एक विष है, ऐसा तभी हम उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें। लेकिन आपको मैं बतलाऊं कि ऐसा केवल तभी होता है जब बच्चे के पास कोई और प्रयोजन नहीं होता करने के लिए। अभी कुछ दिन पूर्व ही हम लोगों ने विश्वविद्यालय की NSS इकाई का शिविर लगाया। वहाँ हम लोग 45-50 बच्चे साथ में थे। तो लगभग हर विद्यार्थी का शिविर अनुभव कथन यह था कि हमने ये जाना कि हम मोबाइल के बगैर भी खुश रह सकते हैं, हम मोबाइल के बगैर भी जी सकते हैं, और हम बहुत खुश हैं। अच्छा, उसमें अलाउड नहीं किया था आपने विद्यार्थी? अलाउड था, बिल्कुल रोक नहीं थी, लेकिन उनको अवकाश ही नहीं था उसका प्रयोग करने के लिए। या तो गांव में सेवा कार्य में थे, या आपस में परस्पर एक बंद कमरे में व्यक्ति क्या ही विचार करेगा, वो क्या इंटरेक्शन, जब वो एक परिवार की तरह 45 बच्चे अगर सुबह से लेकर शाम तक साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है समय कम ही पड़ेगा, उन्हें मोबाइल को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो परिवार में भी संवाद की स्थिति संकट में आ गई है, माता सेवाओं में है, पिता सेवा में है, परिवार में संवाद के लिए समय नहीं है, तो बच्चों को लगता है वो क्या देखे, क्या करे, क्या जाने। तो उसके पास एक यंत्र है जिसको वह नियंत्रित करता है, और उससे फिर वो अपने लिए जो चाहता है उसको ढूंढता रहता है, और हमको लगता है कि ये कुछ बुरी दिशा में जा रहा है। लेकिन ऐसा सोचने की मुझे नहीं लगता, ये मैंने अब जाना, विशेषकर अब इस यात्रा में मैंने जाना, और पिछले कुछ दिनों का ही अनुभव ये कहता है कि बच्चे एक बहुत सुंदर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और एक विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, मुझे लगता है भारत एक नए बदलाव के साथ में एक कल ही एक विद्यार्थी का भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी आयोजित थी राजस्थान में। तो विक्रम विश्वविद्यालय की जो छात्रा थी पहले, अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कहेंगे उसे, उन्होंने यहाँ अध्ययन किया था। वह राष्ट्रीय स्तर पर 33 स्थान उन्होंने प्राप्त किया, 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया। तो पाठ्यक्रमों में भी बदलाव आया है, हम भारत को पढ़ा रहे हैं। प्रश्न पत्र है भारत भाव, ये प्रश्न पत्र का नाम है, आप बताइए। भारत के इतिहास, भारत की राजनीति, भारत का अर्थशास्त्र, भारत की तमाम सामाजिक पृष्ठभूमि, ये तो अध्ययन का विषय रही, लेकिन भारत का भाव, भारत क्या है, भारत कैसा है, आप स्वयं भारत में विद्यार्थी भी जानता है कि वह जो कुछ पढ़ता है वो खुद के अंदर वो देख लेता है। इससे वह भारतीय होने के गर्व से अब मंडित होने लगा है, उसकी महिमा वो समझने लगा है, और एक गौरव के भाव के साथ में विद्यार्थी अब बढ़ रहे हैं। और यह यात्रा तो अभी शुरू हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, जिसके कि प्रथम प्रवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी जो तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री थे, सबसे पहले उन्होंने भारत में प्रथम अग्रगण्य राज्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने वाला, और पहले वर्ष से जब से यह पाठ्यक्रम शुरू हुआ, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा हर विषय के साथ में उसके पक्ष को जोड़ा गया। तो धीरे धीरे, अभी तो यह बाल्यकाल में ही हमें कहते हैं, शिक्षा नीति जो है इसको 4 या 5 साल हुआ, तो एक बदलाव हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर, एक गौरव का भाव, अभिमान अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, और एक उत्तरदायित्व का भाव है। NCC का विषय, NSS का विषय, क्रीड़ा का विषय, योग का विषय, ये अध्ययन के विषय है, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर कहा जाता था। करिकुलम से बाहर है, अध्ययन क्षेत्र से बाहर, वह अब सह अध्ययन क्षेत्र है, उसको को करिकुलर बना दी। तो बच्चे को जो लगता था कि NCC में जाकर के उसका समय बिगड़ेगा, या NSS में जाकर के वो क्या करेगा, इससे हासिल क्या होगा, पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल होने वाला है। अब वो जान रहा है कि पढ़ाई से ज़्यादा सुंदर उसका व्यक्तित्व है, ज़्यादा जरूरी उसका व्यक्तित्व है। उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसको सफल होने के लिए अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना है, और उसको अगर वो संवार लेगा तो जीवन में अवश्य सफल होगा। शिक्षा नीति से एक विद्यार्थी का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो रहा है। बिल्कुल उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब हम बच्चों से बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि
सम्राट रुक्मादित्य विश्वविद्यालय में CUET के माध्यम से भी प्रवेश होते हैं। तो लगभग 20 से अधिक राज्यों के विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लिया है उन्होंने और वे पढ़ाई कर रहे हैं। और पूरा सुंदर भारत, पूरे भारत विश्वविद्यालय के परिसर में फैला हुआ है और सुंदर सुंदर भाषा, सुंदर भाव, सुंदर गीत, सुंदर कविता। हम एकत्रित होते हैं विद्यार्थियों के साथ में, तो कोई बंगला गीत गाता है, कोई बंगला कविता सुनाता है, कोई उड़िया गीत गाता है, कोई ओडिसी नृत्य करता है, कोई लावणी करता है, कोई तेलुगु कविता सुनाता है, कोई तेलुगु में बात करता है। विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अभी आए हैं आंध्र प्रदेश से, अभी आए हैं केरल से 6 महीने, वो हिंदी वो सीख नहीं पाए, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी एक विद्यार्थी तो भी छात्रा जो है वो तो भी गांव में भी NSS के शिविर के माध्यम से पहुंची, तो कोई बाधा ही नहीं थी। हम कह रहे हैं हिंदी बाधा है उसको समझने में, और ये राजनीतिक रूप से तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन भाषा एक वो साधन है कि भाई भाषा क्या हो क्या नहीं हो, ये भाषा होगी ये भाषा नहीं होगी, हम इसको स्वीकार करते हैं, हम इसको अस्वीकार करते हैं। मुझे लगता है आम युवा इससे बहुत सरोकार नहीं रखता। वो जब यहाँ गांव में बच्चा गया तो वो इतना खुश था, इतना आनंदित था, उसने कहा कि मुझे महिलाओं ने बीच में बिठा लिया अपने बच्चा समझ कर। वो उनकी भाषा नहीं समझ रही थी पर उनका भाव समझ रही थी। वो जो भाव है वही भारत है और ये बच्चों तक स्पंदित होकर पहुंच रहा है, ये मैंने अनुभव। और ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी नया अनुभव होता है। बिल्कुल नया अनुभव है। वो बच्चे तो इतना आह्लादित थे कि मैं आपको उनके आनंद के बारे में, जिसने देखा वो तो गूंगे का गुड़ है, जैसा गूंगा अपना गुड़ खा के बता नहीं सकते कि क्या मिठास थी। तो वो जो बच्चे के चेहरे पर आनंद था, खुशी थी, उसने बताया कि ग्रामीण लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया, महिला उसका हाथ छूकर देख रही थी, उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर के बैठी, जबकि वो संवाद ही नहीं कर रही थी उनसे। उसको वो उनकी भाषा जानती ही नहीं थी, हिंदी नहीं जानती, वो मालूम है तो संवाद करेगी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। पर वो उतनी ही स्वीकृति थी उसके प्रति ग्रामीण क्षेत्र में कि वो आह्लादित थे। उसने कहा मैं तो अभिभूत हूँ इस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि एक नया भारत हम लोग गढ़ रहे हैं जहाँ पर सीमाएं तोड़ करके भारत एक हो रहा है। वो सीमाएं चाहे प्रांतों की हो, चाहे भाषाओं की हो, चाहे संस्कृतियों की हो, अब सब पूरा भारत एक होकर के एक स्वर में विकसित भारत जिसकी हम बात करते हैं वैसा स्वरूप इसका दिखाई देता है। और समय है 2047 की कल्पना है, तो तब तक तो हम बहुत पौष्टिक, बहुत समृद्ध राष्ट्र के रूप में दिखाई देंगे संपूर्ण विश्व को। ऐसा मेरा बहुत गहरा विश्वास है। विश्वविद्यालय का भविष्य आप इस रूप में देखते हैं? बिल्कुल मैं देखता हूँ। विश्वविद्यालय भारत को गढ़ रहा है और भारत की जो संकल्पना है वो इस विश्वविद्यालय में घटित हो रही है, प्रतिदिन मैं देखता हूँ। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आपकी रुचि हम अक्सर देखते हैं। हाँ, आप निश्चित ही मुझे देखते हो कि मैं अभी आपको कार्यक्रमों में देखता हूँ, आप कार्यक्रमों का संचालन करती हैं, तो मैं थोड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में मेरी रुचि है, नृत्य में, गायन में, वादन में। ये रुचि मतलब बचपन से है या? हाँ, थोड़ा बचपन से भी आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने बचपन में जो गीत सुने, कुछ झाबुआ में बड़े हुए तो वहाँ ढोल की, मांदल की, थालियों की, कटोरियों की, चम्मचों की आवाज़ वही उनके बांसुरी की तान बहुत सुंदर झाबुआ में सुनाई देती थी, जो यहाँ सुनाई नहीं देती। तो वो सब सुन करके बड़े हुए। और कुछ ऐसा भी कहिए, इसको संयोग कहें या जो भी कहिए, कि जो आज साधन है वो उतने साधन उसमें उपलब्ध नहीं थे मनोरंजन के। न टीवी थे घरों में, न बहुत कुछ सुविधाएं इस प्रकार की थी कि हम मनोरंजन के लिए कहीं बाहर बाह्य जगत में ढूंढे उसको। इसलिए जो कुछ आसपास घटित होता था उसी में बहुत आनंद आता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ का जो झाबुआ में मेरा बचपन बीता, जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत ही सुंदर नृत्य, आदिवासी नृत्य जिसको हम भगोरिया नृत्य के रूप में आजकल उस नाम से जानते हैं, तो वो नृत्य प्रतिदिन देखने को, शादियों में जाइए, उनके विवाह में जाइए, उनके सामाजिक परंपराओं में सम्मिलित होइए, तो वो जो आनंद देखता था उसको देखकर लगता था ऐसा आनंदपूर्ण जीवन जिया जाए। और जब थोड़ा बाहर निकले, बड़े हुए, उज्जैन में पढ़ाई के लिए आया, तो यहाँ कालिदास अकादमी जैसी बड़ी सांस्कृतिक संस्था थी, साहित्यिक संस्था थी, तो यहाँ पर भी फिर अध्ययन के बाद में भी 2-4 वर्ष ही बाहर रहा मैं यहाँ से। अन्यथा फिर शाहजहाँपुर में मेरा पोस्टिंग हुआ, तो शाहजहाँपुर भी उज्जैन के पास ही है, तो यहाँ करके उन गतिविधियों में सम्मिलित होता था और बड़ा आनंद पाता था। तो धीरे धीरे वो परिपक्व होती गई रुचियाँ, और अब वो आनंदशाला हो गया है मेरे लिए। वो जो कुछ भी संस्कृतिशाला है, जो जहाँ भी इस तरह के रंग दिखाई देते हैं, इस तरह की खुशबू आती है, मैं पहुँच।
और उज्जैन में आजकल हम ये सारे रंग देख पा रहे हैं। बहुत मैं तो ये जो उज्जैन के चौराहों पर से जब गुजरता हूँ, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर चौराहा कहिए, उसको तरणताल चौराहा कहिए, उसको आप तीन बत्ती चौराहा कहिए, मैं देखता रहता हूँ जो बैनर लगे रहते हैं कि अब त्रिवेणी संग्रहालय में क्या हो रहा है, अब कालिदास समारोह में क्या हो रहा है, अब कालिदास अकादमी में क्या हो रहा है, और त्रिवेणी संग्रहालय में क्या हो रहा है। और अब तो मुझे लग रहा है पिछले 4-5 वर्षों से तो उज्जैन का भी कायाकल्प इस दृष्टि से हो गया। पहले भी बहुत पुष्ट नगर है ये उस दृष्टि से, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में तो जो इसका रंग बहुत बदल चुका है। बहुत ही चटक रंगों के साथ में उज्जैन अभी चमक रहा है, मुझे लग रहा है। और बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ, बच्चे महाविद्यालय में चूँकि रहा युवा उत्सव होता था तो बच्चे बहुत रुचि से भाग लेते थे उसमें। मतलब नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन तबला वादन में, बांसुरी वादन में, नृत्य में जो बच्चे अभ्यास किया करते थे उनको मैं आजकल मंचों पर बजाते और गाते देखता हूँ। देख रहा हूँ कि विदेशों में एक विद्यार्थी उच्च शिक्षा जगत का है, वो अभी रशिया में गया हुआ है, रशियन एम्बेसी में वो काम कर रहा है, तबला शिक्षक के रूप में वो गया हुआ है। नृत्य के क्षेत्र में यहाँ की बालिका जो है वो विदेशों में घूम रही हैं, विदेशों में प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ के बच्चों को कल्चर मिनिस्ट्री में एम्पैनल्ड आर्टिस्ट के रूप में लिया जा रहा है, आकाशवाणी के वो एम्पैनल्ड आर्टिस्ट है। तो ये हमारे समय में बड़ा, जिसको आपने पूछा कि क्या बदलाव आप देखते हैं, तो कोई बिरला ही होता होगा जिसको हमने ऐसा जाना हो कि वो इस तरीके से स्थान पा रहा है। ये तो मैं अपने आसपास के लोगों को बता रहा हूँ। नगर में तमाम लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, ऐसे तमाम प्रतिभाशाली लोग हैं जो उज्जैन नगर के नाम को रोशन कर रहे हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि उतने मंच उनको मिल रहे हैं। कालिदास समारोह पहले एक जगह केंद्रित होता था, अब एक मेले में भी एक और मंच बनता है जहाँ पर ये जो जिनको कहना जो चूजे हैं कहना चाहिए, जो कला के क्षेत्र में जस्ट अभी उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, उनको जब एक मंच मिल जाता है तो उनको स्वप्न, फिर वो बड़े मंचों का भी स्वप्न देखते हैं। उनको लगता है कि आज यहाँ पर हो तो कल 200 मीटर दूर एक बड़ा अभिरंग, एक बाह्य रंग भी है, बहिरंग भी है। वह अभिरंग में है, वो बहिरंग के स्वप्न देखता है। तो जो अभिरंग में जो प्राण फूके गए हैं पिछले वो कुछ वर्षों में, ये मुझे लगता है कि उस दिशा में भी बच्चों को सपने देखने की आज़ादी देते हैं, और बच्चे सपने देख रहे हैं, सफल हो रहे हैं, ऐसा मेरे को। हाँ, वही छोटे छोटे मंच है जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनको विश्वास जगाते हैं कि हाँ, अपने कदम बढ़ाओ तो मंच भी बढ़ जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि जो भी एक बड़े पद पर होते हैं उनकी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक क्षेत्र में रुचि होती है, या गायन हो, नृत्य हो, वादन हो। आपकी किस क्षेत्र में? नृत्य में थोड़ी ज़्यादा रुचि। अच्छा, तो आपने उस विधा की कोई शिक्षा प्राप्त की? नहीं, केवल देखने भर का ही ज्ञान है मुझे। अच्छा। लेकिन हाँ, नृत्य, अगर दो प्रस्तुतियाँ समानांतर चल रही हो, एक नृत्य हो और एक अनृत्य हो, हाँ, तो हमेशा नृत्य को मैं जाना अधिक पसंद करूँगा। अरे वाह। डिजिटल क्षेत्र में और AI के लिए विश्वविद्यालय की क्या तैयारियां हैं? विश्वविद्यालय पूरी तरह से तैयार है। हमने डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं विश्वविद्यालय में। एक दिशा नाम से कार्यक्रम हमने शुरू किया, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको कहते हैं। एक बड़ा अम्ब्रेला होता है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन में जो लिए जाते हैं, उसको आप कंटेंट क्रिएशन कहिए, उसको आप मूक्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना सिखाइए, आप उनका ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, आप उनका ऑनलाइन क्विज करवाइए, आप उनके असेसमेंट के लिए डिजिटल तरीकों को अपनाइए, आप उनकी परीक्षाएं डिजिटल इवोल्यूशन की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा कदम पिछली परीक्षा में हमने पायलट प्रोजेक्ट भी इसका रन किया था डिजिटल इवोल्यूशन का। छोटे सी एक कम संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल इवोल्यूशन करवाया था। और AI के तो पाठ्यक्रम हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस संस्थान में चल ही रहे हैं, और वैल्यू एडेड कोर्स, एड ऑन कोर्सेज में भी हम लोग AI को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बच्चों की उसमें रुचि है बच्चों की, और बच्चे उसमें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इसमें गेस्ट फैकल्टी भी आप बुलाते हैं? हाँ, अभी तो जो फैकल्टी हैं उसमें गेस्ट फैकल्टी ही, आप जानते हैं कि जो शैक्षणिक व्यवस्था है विश्वविद्यालय में, उसमें उनका बड़ी भूमिका उनकी है, उनका बड़ा स्थान है, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अभी। तो इस क्षेत्र में भी वे लोग और आधुनिक भी हैं, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से परिचित है, आधुनिक तकनीकी से परिचित है, तो निश्चित ही वो इसमें बेहतर कर रहे हैं। और उसी के फलस्वरूप हम लोग जो आधुनिक जामा विश्वविद्यालय को पहनाते हैं, इसमें उनकी बड़ी भूमिका है। उनका आप नाम जो भी दे दें जी, पर वो भी एक हमारे मेरुरज्जु है विश्वविद्यालय का, उसका हिस्सा है, वो मजबूती प्रदान करता है। विक्रमोत्सव का इतना बड़ा रूप हम देखते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे कलाकार हमारे बीच आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, कहीं मतलब हर क्षेत्र के बड़े कलाकार आते हैं,
उन्हें देख के आपको क्या लगता है कि इन्हें विश्वविद्यालय से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, या हमारे विद्यार्थियों को किस तरह से प्रशिक्षण प्रदान? हाँ, मैं आपको बतलाता हूँ, मैं विद्यार्थियों को प्रेरित करता हूँ, फ़ोन भी लगाता हूँ कि चलिए आज ये कार्यक्रम है, वहाँ चलते हैं बच्चों देखने के लिए, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, आ जाओ। छात्रावासियों को छुट्टी दिलानी होती है, कालिदास समारोह देखने के लिए जब बच्चे आते हैं तो 11 बजे उनको लौटना होता है, और जो कि उनके अनुशासन के नियमों के परे जा कर के कुछ कदम उठाने पड़ते हैं उनको उस सांस्कृतिक वातावरण में पहुंचाने के लिए। तो प्रयास करते हैं, सूचना देते हैं कि आज का कुछ बहुत रंजक होगा, आज का बहुत रोचक होगा, बेटा आज आ जाओ। फिर उनके अनुमति आदि जो औपचारिकता है वो करना होती है। और बहुत सुंदर कार्यक्रम, जैसा आपने कहा कि उड़ीसा से लेकर के सोना महापात्रा से लेकर के हमने प्रीतम जी को आते देखा। हम ये इसी साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और हेमा मालिनी जी को हमने देखा, कैलाश खेर जी को हम देख पाते हैं, अनुपम खेर जी को हम उज्जैन में देख पाते हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि ये कोई सामान्य उपलब्धि है जीवन के लिए। कला के क्षेत्र में भी जो लोग हैं वो बहुत उज्जवल व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत सामान्य से भिन्न है वो सामान्य व्यक्ति से, और उनसे बच्चे प्रेरणा पाते हैं, उनकी संघर्ष यात्रा को सुनते हैं। कला के क्षेत्र में भी एक मुकाम पर पहुंचना काफ़ी संघर्ष के बाद ही हो पाता है। तो वो जब बात करते हैं, जब अपनी यात्रा बताते हैं, जीवन यात्रा बताते हैं, तो सामान्यतः प्रेरक ही होती है। तो बच्चे सीखते तो हैं ही और जान पाते हैं कि वे भी असाधारण है। जो सामने साधारण सा दिखता व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व तो असाधारण है। जब बच्चा यह जान पाता है तो अपनी भी असाधारणता में विश्वास करने लगता है कि मैं भी असाधारण हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि कहाँ मेट्रो सिटीज में उन कॉन्सर्ट के लिए बहुत सारा टिकट्स वगैरह लेना होता है, और यहाँ सभी को फ्री में बहुत आसानी से देखने को मिल रही है। भाग्यशाली हैं हम लोग, और निरंतर देख पा रहे हैं। अभी मैं आपको बतलाता हूँ, हम लोग कहते हैं बच्चे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, ये है वो है, सब झूठा है। मैं आपको बतलाऊँ, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले इसी विक्रमोत्सव में प्रीतम जी आए थे। मेरे पास इतना दबाव था विद्यार्थियों की ओर से कि उन्हें प्रवेश पत्र चाहिए थे। तो फिर कहाँ पाश्चात्य संस्कृति का, अरे अगर वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर ही भाग रहे होते तो प्रीतम को सुनने के लिए क्यों जाते। और एक उनके अंदर मतलब जब मान लीजिए कि पास नहीं दे पाए, ख़त्म हो गए या कम थे, बढ़ चुके थे, तो एक उदासी, तो सर हम आपके साथ चलेंगे कि आप हमको भी ले चलना अपने साथ में। तो इसका बहुत प्रभाव है बच्चों पर। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत भारत की संस्कृति के एक शरण के लिए भी ये चीज़ें बहुत उपयोगी हैं, बहुत कारगर है। और इनका जितना अधिक एक्सपोजर युवाओं को मिलेगा उतना ही वो भारत से जुड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा उस दिन भी प्रीतम जी जब आए थे कि जितना आनंद प्रीतम जी को आया है, दर्शक जितने थे उनका उत्साह देख के उनको और दुगना आनंद उनको आ रहा था। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसा हम लोग भी अनुभव कर रहे थे। और वो उन्होंने अपनी बात जो प्रस्तुतियाँ देते हैं उसके बीच में बार बार इसको खुशी भी, अपनी आनंद भी वो अभिव्यक्त कर रहे थे कि यहाँ करो बहुत खुश हैं और उज्जैन आवाज़ सुनाइए। तो वो तो आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला के माध्यम से आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप बच्चों से बस यही कहना चाहता हूँ, युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ है। और यह देश बहुत आशाओं से उनकी ओर देख रहा है। हम विश्वगुरु थे, फिर बनना चाहते हैं। हम सोने की चिड़िया थे, हम फिर सोने की चिड़िया बनना चाहते हैं। और ये हो तभी पाएगा जब ये जो युवा हैं, जो आज जो 18 से 35 साल के बीच में, जब ये प्रण ले लेंगे कि ऐसा होकर ही रहेगा, तभी हम उस स्थान को पा सकेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि वे इस प्रण से बद्ध हैं, शपथबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और वे भारत को उन ऊंचाइयों की ओर जरूर ले जाएंगे, उन मंजिलों पर जरूर ले जाएंगे जो भारत की आत्मा के सपनों में है, जो भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपका भी धन्यवाद, यहाँ मैं आ सका। और यह जो बातचीत है मेरे और आपके बीच में न होकर के असंख्य लोगों के साथ में ये बातचीत हो रही है, तो भाग्यशाली हूँ। काम भी यही है कि युवाओं के साथ संवाद करूँ, युवाओं से बातचीत करूँ, युवाओं के दिल को जान सकूँ। और मतलब भाग्यशाली हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के इतने सरल कुलगुरु हमें मिले आपके रूप में, जो सभी विद्यार्थियों के भी इतने करीब हैं, उनके भविष्य के लिए भी चिंतित हैं और आने वाली कई नई योजनाओं का क्रियान्वयन निश्चित ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर।